हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन द वीडियो लेक्चर्स। तो कैसे हो सब लोग? घर में बढ़िया, मज़े में? हाँ सर, मज़े ही चल रहे हैं ना स्कूल जाने का टेंशन, ना ट्यूशन जाने का टेंशन, मगर पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा। आप अपने करियर के ऐसे मोड़ पे हो जो आपकी पूरी लाइफ डिसाइड करने वाली है। तो बच्चों 11-12 में आपको बिल्कुल भी रिलैक्स होना नहीं है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, कोरोना वायरस आते जाते रहेगा, बट हमारा करियर दोबारा लौट के आने वाला नहीं है। तो जो बच्चे सिंसियरली पढ़ाई नहीं कर रहे, उनके लिए खास करके मैं बता रहा हूँ कि अभी हमें टाइम पास नहीं करना है। ये जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है घर में रह के पढ़ने की, इस अपॉर्चुनिटी को आपको पॉजिटिवली लेकर रेगुलर वीडियो लेक्चर्स देखना है और सभी कॉन्सेप्ट को जो आपके 10th में, देखो कोई भी एकेडमी आपके 10th के कॉन्सेप्ट को रिवाइज नहीं करके देंगी, आपको डायरेक्टली 11-12 का सिलेबस पढ़ाना शुरू कर देते। मगर आपके अगर 8, 9, 10 के ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आपको 11-12 भी नहीं समझेगा। तो खास आप लोगों के लिए फिर से हम कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट 11th और 12th में काम आने वाले उनकी रिवीजन ले रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम रेगुलरली देख रहे होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो लेक्चर। सो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बच्चों हमारे फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है, जो ब्रांच है हमारे फिजिक्स की, दैट इज ऑप्टिक्स, विच इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ लाइट। इस लाइट की वजह से हमारे जिंदगी का अंधेरा दूर हो रहा है और हमारे पढ़ाई की वजह से हम अपने करियर में कुछ करके दिखाने की आपने जो ठानी है, सिर्फ ठानने से नहीं होगा, सपने देखने से नहीं होता। सपने को साकार करने के लिए आपको रेगुलर पढ़ाई भी करते रहना है। तो हमने कल के वीडियो लेक्चर में बच्चों लाइट क्या होती है जिसकी हम स्टडी करने वाले, डिफरेंट फिनोमिनॉन्स के बारे में स्टडी करने वाले। तो सबसे पहले लाइट क्या होती है हमने क्या डिस्कस किए थे? लाइट इज नथिंग बट अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना, जिसमें मैंने बताया था कि उसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। वो आप क्लास 12th में और डिटेल में पढ़ोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। ठीक है, तो उसी के साथ लाइट की स्पीड कितनी होती है? मैक्सिमम स्पीड, दैट इज स्पीड इन एयर और वैक्यूम 3 × 10⁸, है ना। लाइट कौन सी पाथ फॉलो करती है? इट इज ऑलवेज फॉलो द स्ट्रेट लाइन पाथ, बट ड्यू टू चेंज इन मीडियम देयर इज अ चेंज इन डायरेक्शन और ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, जो अगर रास्ते में कोई चीज आई तब लाइट बेंड भी होती है। तो उन फिनोमिनॉन को हमें स्टडी करना है। तो जैसे हमने कल डिस्कस किया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किस वजह से देख पाते हैं। कल आपको मैंने डिस्कस किए थे हमने कि जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल होती है, गिरती है, तो उससे रिफ्लेक्ट होकर वो लाइट हमारे आईज में आती है ना, और वो फिर सिग्नल जाते हैं हमारे ब्रेन को। ब्रेन उसकी एक इमेज हमारे अंदर मतलब हमारे आंखों में बनाती है और हम किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। बट ये कब पॉसिबल होगा? इन प्रेजेंस ऑफ लाइट ओनली। अगर वहाँ पे लाइट नहीं है तो हम कोई भी चीज़ को नहीं देख सकते, है ना। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेसिक फिनोमिनॉन ऑफ लाइट, तो उसके बारे में हमने कल स्टडी किए थे, उसके लॉज भी डिस्कस किए थे। तो उनके लॉ में हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखना है कि जब लाइट इंसिडेंट होकर सेम मीडियम में वापस जाती है तो उस फिनोमिनन को हमने कहा था रिफ्लेक्शन। एंड ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये आपको पता ही है। तो आपको सिर्फ एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज इक्वल। कोई भी सरफेस रहे, कैसा भी रहे, स्मूथ रहे, रफ रहे, ऑलवेज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है बच्चों? सेम। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने रिफ्लेक्शन फिनोमिनॉन के बारे में डिस्कस किया था। अब आज हमारा जो नेक्स्ट फिनोमिनॉन ऑफ लाइट जो आपने क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मतलब क्या होता है? तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को बच्चों समझने के लिए कुछ बेसिक एग्जाम्पल के साथ हम शुरुआत करते हैं। आप खुद भी इस एक्सपेरिमेंट को करके देख सकते हो। जैसे हमने एक ग्लास लिया, ठीक है, इसमें हमने कोई एक पेंसिल रख दी, ठीक है, जैसे मैंने एक पेंसिल रख दिया इसके अंदर। अब जब तक के इसमें ट्रांसपेरेंट ग्लास है, ठीक है, नहीं तो आप बोलोगे स्टील के ग्लास में रख रहे सर, पेंसिल तो दिख रही नहीं है, ठीक है। तो ये एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है,
जिसमें हमने एक पेंसिल रखी, अभी क्या दिख रही है आपको, एक स्ट्रेट पेंसिल दिख रही है। बट जैसे ही हम इसके अंदर बच्चों वाटर, इसको आपको दिखना चाहिए, इसके लिए इसको ग्रीन कर देते हैं हम, ठीक है, ये पेंसिल रख दी थी हमने। अब यहाँ पे हमने इस ग्लास को वाटर से फिल कर दिया, क्या होगा? आपने खुद ने भी ये चीज़ पता की होगी, आपने ये पढ़ा होगा एग्जाम्पल। जैसे ही हम इसके अंदर वाटर फिल करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये जो पेंसिल है हमारी, ऐसा लगेगा मानो ये टूट गई है, ये ऐसी बेंड हो जाती है ना, इस तरह से कुछ दिखेंगी, तो आपको लगेगा कि यहाँ से टूट गई है। बट ऐसा एक्चुअल में देखोगे तो टूटी नहीं रहती है। किसी आप ऐसी टम्बलर में या किसी ग्लास में बच्चों कोई आप देखोगे जो शरबत वाले रहते हैं ना, हमारे स्ट्रीट फूड्स वाले शरबत बेचते, नींबू शरबत, तो उनके पास देखो एक ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर नींबू रखे रहते हैं ना, येलोइश कलर के, और वहाँ पे पानी भरा रहता है। तो बाहर से तो हमें बहुत बड़े साइज के दिखते हैं, बट एक्चुअली उसको जब बाहर निकालोगे तो उनका एक्चुअल साइज छोटा होता है। तो ये साइज बड़ा क्यों दिख रहा है? क्या पानी में डालने के बाद साइज बड़ा हो रहा है, फूल रहे क्या? नहीं। आप और एक एग्जांपल, जैसे हम कोई स्विमिंग पूल, कोई बच्चे गए होंगे तो आपको पता ही होगा कि उसका जो सरफेस होता है, हम बाहर से देखते हैं, यहाँ पे अगर पानी भरा हुआ है तो ये सरफेस ऐसा लगता है कि काफ़ी ऊपर है, ये जो सरफेस दिख रहा है ना नीचे का, बट एक्चुअली जब वहाँ पे उतरते हैं तो पानी हमारे गले तक आ जाता है। मतलब ये जो चीज़ें हो रही है हमारे साथ, ये जो सरफेस है हमें काफ़ी ऊपर आया जैसा लगता है, ये जो पेंसिल है बेंड हो जाती है, टूट गई ऐसा लग रहा है, ये साइज ऑफ द जो लेमन है ये इंक्रीज हो रहा है, ये सब किस वजह से हो रहा है? दिस इज नथिंग बट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये जो सब चीज़ें हो रही है उसको रिस्पॉन्सिबल है द फिनोमिनॉन ऑफ लाइट, दैट इज नथिंग बट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसे कहेंगे? अब हमने देखा है कि लाइट जो होती है एक स्ट्रेट लाइन फॉलो करती है, उसकी जो स्पीड हमने सिर्फ कहाँ कंसिडर किए थे, एयर है वैक्यूम में 3 × 10⁸ होती है। बट जब भी लाइट एक मीडियम से बच्चों दूसरे मीडियम में जाती है, जो भी ट्रांसपेरेंट, जिस मीडियम से लाइट ट्रांसफर हो सकती है, तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी कुछ चीज़ें चेंज होती है, और वही चीज़ें आपको यहाँ पे अच्छे से याद रखना है। When light enter the another medium, its speed will change। जब भी मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो उसकी स्पीड चेंज होती है, उसकी वेवलेंथ चेंज होती है। मैंने कल बताया था विजिबल लाइट की वेवलेंथ, बट फ्रीक्वेंसी जो होती है हमारी वो रिमेन्स कांस्टेंट होती है। तो कब हमारी स्पीड ऑफ लाइट बढ़ेगी, कब कम होगी, इसके बारे में भी हमें पता होना जरूरी है। तो जब लाइट बच्चों एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो इस तरह से बेंड हो जाती है। बेंड हो जाती है मतलब उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। कभी वो नॉर्मल के तरफ बेंड होगी, कभी वो नॉर्मल से अवे बेंड होगी। तो डिपेंड करता है हमारा मीडियम कैसा है। तो सबसे पहले बच्चों मीडियम की प्रॉपर्टीज समझ लीजिए। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तो पढ़ना ही है, बट उनके सब के लिए हमें जो बेसिक चीज़ है वो पहले आपको क्लियर होना चाहिए। तो बच्चों हम मीडियम को दो कैटेगरी में यहाँ डिवाइड करते हैं, एक रेयरर मीडियम और दूसरा डेंसर मीडियम। अब रेयरर मीडियम क्या होता है आप सभी को पता है, नाम सुने ही होंगे। रेयरर मीडियम मतलब जिस मीडियम की डेंसिटी कम होती है। अब डेंसिटी मतलब जैसे मैं दो मीडियम कंसिडर करता हूँ, दैट इज एयर एंड ग्लास, या एयर या वाटर, ठीक है। एक गैसेस स्टेट में है, दूसरा लिक्विड स्टेट में है। तो अगर एयर और वाटर को अगर हम कंपेयर करते हैं बच्चों, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एयर के, अगर एयर की बात करते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कोई एक पर्टिकुलर हम शेप के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर अगर पूरी तरह से एयर भरी है तो यहाँ पे सपोज 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर से, और उतने ही शेप में अगर हम वाटर को फिल करते हैं तो आपको दिखेगा कि उसके अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल है
वो 1,00,000 मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। जब हम मीडियम को कंपेयर करते रेयरर और डेंसर मीडियम, तो ऐसा मीडियम जिसकी डेंसिटी कम है, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर कम हो गए तो ऐसे मीडियम को क्या कहेंगे बच्चों, हम रेयरर मीडियम। और डेंसर मीडियम मतलब जस्ट उसका उल्टा, ऐसा मीडियम जहां पे डेंसिटी ज्यादा है, पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है। जैसे हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते, 2 शहरों की पॉपुलेशन डेंसिटी कंसिडर करते, तो क्या होता है, दोनों शहर के एरिया के हिसाब से वहां पे कितने नंबर ऑफ पीपल्स रह रहे हैं, दैट विल गिव द वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। तो कम जगह में, कम एरिया में अगर ज्यादा लोग रह रहे हैं तो हम कहेंगे कि यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। उसी तरह यहाँ पर भी कम एरिया में, कम रीजन में अगर ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है किसी पर्टिकुलर मीडियम में, तो उस मीडियम को कहेंगे हम डेंसर मीडियम। और जिस मीडियम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होते, दूर दूर होते एक दूसरे से, तो उस मीडियम को क्या कहने वाले हैं बच्चों, हम रेयरर मीडियम। ठीक है, तो रेयरर और डेंसर मीडियम के बारे में आपको समझ में आ गया, रिवाइज होगी ये चीज। अब बात करते हैं कि जो रे ऑफ लाइट होती है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो कभी वो रेयरर से डेंसर भी जा सकती है या फिर डेंसर से रेयरर भी जा सकती है ना। तो क्या होगा जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती, तो मैंने क्या कहा, स्पीड चेंज होती है। जैसे मान लेते हैं ये पहला जो है एयर है, रेयरर मीडियम है ऊपर में, और दूसरा जो मीडियम है वो सपोज मान लेते हैं वाटर है। वाटर यानी एयर के कंपैरिजन में इसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, डेंसर मीडियम। तो जब भी लाइट बच्चों रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है। क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है उसकी स्पीड। और उसके वजह से जो रे ऑफ लाइट, ये कौन सी लाइट है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, बराबर है। जैसे ही ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है वो बेंड हो जाती है। और बेंड कहाँ होती है, एक्चुअली जाना क्या चाहिए था, प्रॉपर्टी क्या है लाइट की, वो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करना चाहिए था, बट ऐसे सीधे जाने के बजाय वो क्या हुई, नॉर्मल के तरफ बेंड हो गई, मतलब उसने अपनी पाथ को चेंज कर दिया। अब दूसरी केस लेते, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगेन 2 मीडियम है, ये हो गई हमारी नॉर्मल, ठीक है। अब यहाँ पे जो रे ऑफ लाइट है इंसिडेंट हो गई, पहला मीडियम है, सपोज हम कंसीडर करते हैं ग्लास, और दूसरा मीडियम कंसीडर करते हैं वाटर। अगेन आपको कंपैरिजन अभी समझ में आना चाहिए, ग्लास है मतलब सॉलिड है और वाटर मतलब लिक्विड है। तो ग्लास और वाटर इन दोनों का कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो सॉलिड इज मोर डेंसर देन द लिक्विड, मतलब इस केस में ये डेंसर मीडियम हो जाएगा और वाटर क्या हो जाएगा, रेयरर मीडियम। तो इस केस में क्या होगा, जैसे ही लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है उसकी स्पीड इंक्रीज होती है, ठीक है, और इंक्रीज होने के बाद ये इस तरह से बेंड हो जाती है। अब देखो कहाँ पे बेंड हो रही है, एक्चुअली जाना चाहिए था उसको ऐसे सीधा, बट ये जो नॉर्मल है उससे दूर जा रही है, यहाँ पे नॉर्मल के टूवर्ड्स आ रही है। मतलब ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है कि जब लाइट रेज रेयरर से डेंसर जाती है तो बेंडिंग होती है और बेंड होकर लाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल आ जाती है, और जब लाइट डेंसर से रेयरर जाती है तो अगेन मीडियम चेंज, लाइट विल चेंज इट्स पाथ, इट विल बेंड एंड इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और ये जो फिनोमिनॉन है बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू चेंज इन द मीडियम और ड्यू टू चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट, इस फिनोमिनॉन को ही हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये लाइट की जो स्पीड है वो क्यों चेंज हो रही है। तो रेयरर से डेंसर जाती है तो वहाँ डेंसिटी ज़्यादा होती है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा होती है, तो लाइट रुक रुक के जा रही होंगी, इसलिए उसकी स्पीड कम हो रही होंगी, है ना। ऐसा कॉमन हम एक बोल देते कि सर डेंसिटी ज़्यादा इसलिए उसकी स्पीड कम हो रही क्योंकि वहाँ ज़्यादा मॉलिक्यूल्स है, बट ऐसा नहीं होता है।
जब भी मॉलिक्यूल की बात की तो मॉलिक्यूल किससे बने हैं? नंबर ऑफ एटम से। एटम के अंदर क्या होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड कंटिन्यूअसली क्या होते हैं? सर्कुलर मोशन करते रहते हैं, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपने पढ़ चुके हैं। तो जब लाइट किसी पर्टिकुलर मीडियम में, डेंसर मीडियम में जाती है तो लाइट क्या बोला था? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसके पास भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। और जब लाइट इस पर्टिकुलर मीडियम में जाती है तो क्या होती है? ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये भी एक चार्ज पार्टिकल है, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उनका भी ऑसिलेशन होता है, इंटरफेरेंस होता है दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड का, एंड दैट विल रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये अभी आपको उतना पढ़ना नहीं है, बस आपको याद रखना है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज होती है। रेयरर में स्पीड बढ़ती है, डेंसर में स्पीड कम हो जाती है, और हमारी जो लाइट रेज है वो अपनी स्ट्रेट लाइन पाथ को छोड़कर बेंड हो जाती है, और इस बेंडिंग होने वाली फिनोमिनॉन को ही हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए अभी वन बाय वन ये पूरे पॉइंट्स हमें डिस्कस करना है। और एक चीज रहना, मतलब बताना भूल गया कि जो मीडियम की हमने प्रॉपर्टी देखी रेयरर और डेंसर, तो जिस मीडियम की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, डेंसर मीडियम, उसके साथ और एक प्रॉपर्टी जुड़ी, दैट इज म्यू। म्यू मतलब क्या होता है? आपने क्लास 10th में पढ़ चुके होंगे। म्यू या स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते, इसको बोलते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। जिस पर्टिकुलर मीडियम की डेंसिटी ज़्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा होता है, और जिसकी डेंसिटी कम मतलब रेयरर मीडियम, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू भी कम होती है। तो चलिए ये भी हम आगे डिस्कस करते हैं आगे। सो चलिए वन बाय वन एक एक पॉइंट को क्लियर करते जाते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मीन्स व्हाट? रिफ्रैक्शन इज द फिनोमिनन ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट एज इट ट्रैवल फ्रॉम मीडियम टू अनदर। वन मीडियम से अनदर मीडियम में जब लाइट जाती है तो क्या होता है? वो अपनी पाथ को चेंज करती है, मतलब बेंड हो जाती है, और इसी फिनोमिनन को हमने कहा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और ये चीज यहाँ पे जो ब्रैकेट में लिखी है बच्चों, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। व्हेन रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑब्लिक्यूली, आपने देखा होगी जितने भी आपने इमेजेस देखे होंगे, लाइट हमें ऐसे तिरछी आती, जब उसका ऑब्लिक्यू मतलब तिरछा इंसिडेंस होगा तब ये लाइट रेस क्या हो जाती है बच्चों? बेंड होती है। तो ये चीज आपको याद रखना है। It can also be defined as the phenomenon of change in speed of light from one medium to another। मैंने अभी कहा था जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो ड्यू टू डेंसिटी ऑफ द मीडियम क्या होता है? लाइट की स्पीड भी वैरी होती है, और वो स्पीड वैरी होने के वजह से ही उसकी पाथ चेंज होती है, बेंड होता है, और इसी फिनोमिनन को हमने क्या कहा है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो क्लास 10th में बच्चों आपने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ चुके हैं, उन्हीं को हम स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहते हैं। तो उसकी दो स्टेटमेंट थी, वो दोनों स्टेटमेंट को हमें आज यहाँ डिस्कस करना है। सो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में जो हमारा फर्स्ट लॉ है उसको डिस्कस करते। बिफोर डिस्कसिंग दैट, सबसे पहले हमें यहाँ पे, जैसे मैंने आपको समझाया वो एग्जाम्पल यहाँ पे डायग्राम है, देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये ऊपर में जो सराउंडिंग वाला मीडियम है वो रेयरर मीडियम है, ठीक है। अब लाइट रेयरर से ये डेंसर मीडियम में आया, येलो कलर का दिख रहा है वो डेंसर मीडियम में, बाहर वाला रेयरर है। सपोज एयर है, ये ग्लास है। तो जब वो रेयरर से डेंसर आया तो देखो यहाँ पे जो लाइट रेज है किधर बेंड हो रही है? ये जाना चाहिए था सीधा, मगर बेंड किधर हुई? टूवर्ड्स द नॉर्मल। और जब वो डेंसर से रेयरर बाहर निकली, डेंसर से होकर रेयरर, मतलब अब यहाँ पे क्या हो रही है? लाइट रेज सीधा जाने के बजाय बेंड किधर हुई? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। वही चीज आपको याद रखना, रेयरर टू डेंसर बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रेयरर बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एंड दिस इज नथिंग बट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो व्हाट इज द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? तो उसमें से हमारा जो फर्स्ट लॉ है क्या बोलता है? द इंसिडेंट रे, the normal to the refracting surface at the point of incidence and the refracted ray all lie in the same plane। क्या क्या कह रहा है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों क्या कहता है? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस
ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। ये थी हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे रिफ्रैक्शन ऑफ लॉ की, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की। और सेकेंड स्टेटमेंट क्या थी हमारी, याद कीजिए, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया for a light of a given wavelength, the ratio of sine of angle of incidence, ये दिख रहा है, ratio of sine of angle of incidence मतलब I to the sine of angle of refraction, R मतलब angle of refraction। तो इन दोनों का रेशियो जो रहेगा वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, ऐसा कहना था लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का, दैट इज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहते हैं हम इसे। और इस कांस्टेंट जो है यहाँ पे जो बोल रहे हैं, ये कांस्टेंट किसके बराबर रहता है, म्यू या एन, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो दिस इज द सेकेंड स्टेटमेंट ऑफ द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर से एक बार पढ़ लेते, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड फॉर अ लाइट ऑफ गिवन वेवलेंथ, the ratio of sine of the angle of incidence to the sine of the angle of refraction is constant, and that constant is nothing but refractive index of the medium. So देखिए, sin I upon sin R equal to mu, and that mu is nothing but the constant mu is called as refractive index of medium. I is the angle of incidence and small r is the angle of refraction. तो दिस इज नथिंग बट द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये आपने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, बस हमें इसको रिवाइज करना था। अब इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, टिप्स है, उसको भी हमें याद रखना है। मैं ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो मीडियम टू मीडियम वैरी करता है, और किस मीडियम के लिए ज़्यादा रहेगा, किस मीडियम के लिए कम रहेगा। क्या बोल रहा है, म्यू ऑफ ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, जो रेयरर मीडियम होती है उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होती है, लोअर मतलब कम, एंड दैट फॉर द डेंसर मीडियम इट इज हाइयर। आफ्टर दैट म्यू ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम, अगर हम डेंसर मीडियम को विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम कंपेयर करते हैं तो उसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू मोर देन क्या रहेंगी, 1 रहेंगी, और रेयरर को अगर डेंसर के साथ कंपेयर करते हो तो वो लेस देन 1 रहेगी। एंड एयर या वैक्यूम, ये जो दो मीडियम होते हैं इनके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज 1। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है एयर और वैक्यूम के लिए, तो उसकी होती है 1। बाकी अदर मीडियम के लिए जैसे मीडियम वैरी होते जाएगा, ग्लास हो गया, वाटर हुआ, सबके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। नाउ नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट नंबर 3 है, इन रिफ्रैक्शन द वेलोसिटी एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंजेस। स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किए, बट एक चीज याद रखना, फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती है, और ये कॉन्सेप्ट बच्चों में न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बड़े काम आते हैं, इसलिए इस चीज को याद रखिए। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगी उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, स्पीड चेंज होगी, वेवलेंथ चेंज होगी, बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। एंड द नेक्स्ट वन इज द इन रिफ्रैक्शन फ्रीक्वेंसी एंड फेज ऑफ द लाइट डू नॉट चेंज, वो ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये सब टिप्स आपको याद रखना है, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के जो लॉ पढ़े हमने, जो छोटी छोटी चीज़ें बताई है, वो वीडियो देखते वक्त आपको अपने कॉपी में नोट डाउन करना है। इन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ही हमारे एंट्रेंस के क्वेश्चन बेस्ड रहते हैं, इसलिए ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको प्रॉपरली कॉपी में नोट डाउन करना है। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर में हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, आपकी एक रिवीजन हो गई, कुछ नई चीज़ें भी आपको सीखने को मिली होंगी। तो रेगुलर ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ ऑप्टिक्स में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।